Hello students, all fine. This is Nandan Singh. I welcome all of you to our channel Oasis Classes. In the last lecture, we started studying The Tiger King, one of the most beautiful stories of your book Vistas. I told you in the last class, and we had wrapped up the last class in the way that the Maharaja was almost in position of losing his throne when he vehemently opposed the hunt of tiger by the high-ranking British officer. आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्लास की का अंत इस बात से किया कि राजा का सिंहासन पूरी तरह से खतरे में आ गया और उसकी वजह यह थी कि राजा ने एक बड़े उच्च पदस्थ अंग्रेज अधिकारी को मना कर दिया बाघ के शिकार करने से। न केवल बाघ के शिकार करने से बल्कि ये भी कह दिया कि आप उसकी तस्वीर भी तब नहीं खींच सकते हो कि अगर मैं ही शिकार करूं तो भी। यानी एक और प्रस्ताव रखा था उस अंग्रेज अधिकारी ने कि अगर महाराजा ने शपथ ली है कि वो 100 बाघ की हत्या करेंगे तो वही करें, कोई दिक्कत नहीं। यानी हत्या वो करें, लेकिन उस मरे हुए बाघ के बॉडी पर उसका जो कैरकास होगा उसके ऊपर मैं पैर रख करके अपनी तस्वीर खिंचवाऊंगा। ये बात भी मना कर दिया राजा ने। और इन सब वजहों से पूरी तरह से वो खतरे में आ गए। और खतरा किस चीज का हुआ? उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ता, क्योंकि जैसा इसके इंट्रो में मैंने आपको समझाया था कि प्रतिबंधपुरम के राजा पूरी तरह से किसके रामो करम पर थे, किसके आशीर्वाद थे? अंग्रेजों के आशीर्वाद पर। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना संभव ही नहीं था और उन्होंने यही किया था। तब उन्होंने दीवान को बुलाया और दीवान से इसकी सॉल्यूशन पूछी। तो दीवान ने सॉल्यूशन ये बताया कि इसके पत्नी को खुश किया जाए। किसके पत्नी को? अंग्रेज अधिकारी के पत्नी को। और उसकी साइकोलॉजी बहुत बेहतर ढंग से दीवान जान रहे थे कि किसी महिला को अगर सबसे ज्यादा पसंद कोई चीज होती है तो वो जेवर जेवरात होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं। इसलिए दीवान ने फैसला किया कि कोलकाता से 50 अलग अलग डिजाइन की अंगूठियां मंगाई जाए और सारी अंगूठियां किसके पास भेज दी जाए? उस ऑफिसर की पत्नी के पास। निश्चित रूप से वह खुश हो जाएगी और उन 50 में से कोई एक दो जो उसे सबसे अच्छी लगेगी वो चुनेगी, बाकी लौटा देगी। लेकिन हुआ कुछ और। उस अधिकारी के पत्नी ने 50 अंगूठियां रख ली और एक थैंक यू नोट लिख करके भेज दिया कि आपके इन 50 अंगूठियों के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस तरह से लेखक लिखते हैं कि बहुत छोटे से वक्त में ही एक नोटिस और आ गई राजा के पास, बिल आ गया। और ये अंगूठियां कहां से मंगाई गई थी? कलकत्ता से। तो जौहरी का बिल आ गया और वो बिल कितने का था? 3 लाख का। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था, 3 लाख बहुत बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से। लेकिन फिर भी राजा खुश था और उसके खुशी का कारण केवल एक ही था। कारण ये था कि किसी तरह वो अपने राज्य को बचाने में सफल हो गया था और उसे अच्छे से मालूम था कि लगान लगा करके, टैक्स लगा करके उस 3 लाख को वो रिकवर कर लेगा बहुत जल्दी। और अगर राज्य ही हाथ से निकल जाता तो फिर वो राजा भी नहीं कहलाता और कंगाल हो जाता। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर के आखिर में सुनी। अब हम लोग इसके आगे जा रहे हैं। लेखक लिखते हैं
कि शुरुआत हो गई उनके शिकार की। 10 वर्षों में राजा ने 70 बाघ मार लिए। 70 बाघ मारने के बाद एक मुसीबत हो गई, और वो मुसीबत ये हुई कि प्रतिबंधपुरम में बाघों की संख्या लगभग लुप्त हो गई, खत्म हो गई। ढेर सारी खोजबीन हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। तो एक दिन राजा अपने बंदूक को साफ कर रहे थे, उसकी नली को साफ कर रहे थे, और इसी क्रम में उन्होंने किसे बुलाया था? दीवान को। तो दीवान जब आया तो उन्होंने राजा को क्या करते हुए देखा? बंदूक की नली साफ करते हुए। तो उनको संयोग ऐसा था कि उस बंदूक की नली किसके तरफ थी? दीवान के तरफ। The Diwan saw this scene. He became afraid. He had no answer to give. He had nothing to say. He was almost clueless. He was shuddering at the sight. दीवान के पास शब्द खत्म थे, वो डर के मारे कांप रहा था। और डर की वजह क्या थी? राजा ने वो जो बंदूक की नाल उसके तरफ घुमा दी थी, और जानबूझ के तो नहीं घुमाई थी, वो साफ कर रहा था उसको। लेकिन दीवान को लगा कि कोई मेरे से गलती हुई है, और शायद राजा पागलपन में उस गलती की मुझे सजा देंगे। राजा ने कहा, Diwan Sahab, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? कहा, दीवान साहब ये तो आपको अच्छे से पता है कि इस बंदूक से अभी भी 30 बाघ मारे जाने बाकी हैं। तो दीवान ने क्या जवाब दिया? योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर। कहा, मालिक मैं टाइगर नहीं हूं, मेरी तरफ आप अपने बंदूक की नाल घुमा करके खड़े हो, लेकिन मैं तो टाइगर नहीं हूं। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर? कहा कि कौन बुद्धू तुमको टाइगर कहेगा? नो, एंड आई एम नॉट अ गन, मैं बंदूक भी नहीं हूं। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। दीवान साहब, आई समन यू हैव फॉर अ डिफरेंट पर्पस। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कहा, दीवान साहब मैंने आपको बंदूक नहीं कहा, मैंने आपको बाघ नहीं कहा, मैंने आपको बुलावा भेजा है, उसके पीछे का एक कारण है। एंड द रीजन इज दैट आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने विवाह करने का फैसला कर लिया है। जब आप बहुत ज्यादा डर जाते हो ना, किसी चीज के खौफ में रहते हो, तो आपकी एक्सप्रेशन अनोखी हो जाती है। आप क्या बकबक बड़बड़ किए जा रहे हो, आपको भी कई दफा समझ में नहीं आता। और दीवान के साथ भी ऐसा ही हुआ। दीवान क्या कहता है? योर मैजेस्टी, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। मालिक कैसे हो सकता है? मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं, मैं अब आपसे कैसे विवाह कर सकता हूं? You can understand that how much afraid he was. His mind was completely blank. He did not understand what he was trying to say. Actually, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. कब बुद्धू बेवकूफ? किसने कहा? राजा ने। मैं आपसे कैसे शादी करूंगा? मुझे टाइगर चाहिए। तो फिर क्या? राजा भी तो पागल था ना, किसी भी बात को वेग रख करके क्लियरली वो बोल नहीं पाता था। अगर वो सीधे कह देता कि क्या वो बोलना चाह रहा है, तो प्रॉब्लम क्या था?
वो इतना ना बोल करके लंबा चौड़ा ये कि इस बंदूक से 30 बार मारा जाना, मैंने डिसाइड किया शादी करनी, ये सारी बात अगर कोई बोलेगा तो कंफ्यूज तो हो ही जाता है। और बंदूक को अपनी तरफ देख करके तो दीवान पहले से ढेर खौफ में कांप रहा था। तो राजा ने कहा कि मैंने तय किया है, मुझे बाघ चाहिए ही चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द सोर्ड। मालिक एक बार और सोच लीजिए, आपके पूर्वज किससे विवाह करते थे? तलवार से। राजे महाराजे क्षत्रियों की पहली पत्नी तलवार मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा किसी क्षत्रिय परिवार के शादी समारोह में आप गौर से देखोगे तो चाकू, छुरा या जो भी हथियार हो उनके कमर में बंधा हुआ रहता है, कमर में खोसा हुआ रहता है। ये दर्शाने के लिए कि जो अब महिला मेरे घर आने वाली है वो मेरी दूसरी पत्नी है, मेरी पहली पत्नी मेरा हथियार है। तो इसने ये कहा कि मालिक, आपके जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, वो किससे विवाह करते थे? शोर्ड यानी तलवार से। इफ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप थोड़ा ज्यादा आधुनिक हो गए हो तो तलवार छोड़ो, बंदूक से शादी कर लो। A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. कहा कि आप ही काफी हो, एक ही टाइगर किंग इस राज्य के लिए काफी है। टाइगर क्वीन के होने की कोई जरूरत नहीं है हमारे राज्य में। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun. जोरदार ठहाका लगाई राजा ने और कहा, पागल, मुझे ना तो बाघिन से विवाह करना है ना ही बंदूक से। But a girl from the ranks of human beings. First you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. कहा कि वो सब कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने वाला हूं। मैंने तय किया है कि मैं एक राजकुमारी से विवाह करने वाला हूं। आपको मैंने केवल इसलिए बुलाया है कि आप ये पता करो अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसा कौन सा राज्य है जहां दो बातें हो, बाघ की आबादी भी काफी हो और राजकुमारी भी हो। तो आप ये आपकी ये जिम्मेदारी है, आप ये पता करो। दीवान ने ऐसा ही किया, पता करवाया और निश्चित रूप से कुछ समय के बाद ही ये पता चला और राजा ने उस लड़की से विवाह किया, उस राजकुमारी से विवाह किया जहां पर कि बाघों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बहुत ही छोटे अरसे में राजा ने 29 बाघ मार लिए अपने ससुराल में। जब वो जाता 5-6 बाघ मार के आता। तो बहुत छोटे से अरसे में, यानी 70 बाघ, आप काउंटिंग करो, 70 बाघ उसने अपने ही राज्य में मारे थे और 29 बाघ, 29 टाइगर्स he killed in his in-laws house. तो total number of tigers who were killed were 99. टोटल संख्या कितनी हो गई? 99। लेकिन अब एक लफड़ा हो गया। ये लफड़ा क्या हुआ कि ससुराल में भी बाघ की संख्या खत्म हो गई। यानी 99 पूरा, 100वें की जब बारी आई तो ससुराल में भी बाघ नहीं मिले। अब तो राजा परेशान। जब आप बिल्कुल मंजिल के करीब हो जाते हो तो यू बिकम इम्पेशेंट। यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन एज सुन एज यू कैन। This is your desperation, and the same desperation happened with the king as well. He was desperate enough to kill the 100th tiger, so that he might overrule the inevitable, the prediction of the astrologer. राजा भी व्याकुल था, पागल था, क्या करने के लिए? 100वें बाघ को मारने के लिए, ताकि उस भविष्यवाणी को झूठला सके। He wanted to belie the prediction.
वो भविष्यवाणी को झुटलाना चाहता था जो ज्योतिषी ने की थी कि आपकी मौत 100वें भाग से होगी। अब तो पागल हो गए राजा, कोई रास्ता ना सूझा। संयोग से उसी समय उनके ही राज्य के यानी प्रतिबंधपुरम के एक तराई इलाका समझते हैं, जहां पहाड़ खत्म होती है उसके नीचे से जो मैदान शुरू होता है, उस तराई इलाके से कुछ प्रजा आई और उन लोगों ने राजा को सूचित किया कि महाराज, हमने बाघ तो नहीं देखे हैं लेकिन उसका कुछ संकेत है, और संकेत ये है कि हमारे इलाके में भेड़ बकरियां तेजी से गायब हो रही हैं और यद्यपि एक गुंजाइश थी कि हमारे इलाके में 2 महान पेटू हैं, खादेर मियां साहब और वीराशमी नायक का, लेकिन हमने उनसे पकड़ करके कड़ाई से पूछा, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये हम लोगों का कारनामा नहीं है, वो लोग नहीं खा रहे। तो जब वो लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोगों में से कोई किसी की चोरी नहीं कर रहा है भेड़ बकरी, तो ये बताता है कि कोई बाघ है जो चुपके से हमारी भेड़ बकरियां उठा करके ले जा रहा। राजा द किंग वॉज इलेटेड, वो खुशी से आह्लादित हो गया, पागल हो गया। राजा ने आओ ना देखा तो दीवान साहब को कहा कि दीवान साहब, इस इलाके का आप 3 साल का लगान माफ कर दो। अब 3 साल का लगान माफ कर दो यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा इलाके के लोगों को। लेकिन जैसे सूरज कुहासे को फाड़ करके निकल आता है, उसी तरह उसकी निराशा भी इस आशा रूपी कुहासे को छाट करके थोड़ी देर में ही सामने आ गई। राजा ने भरसक प्रयत्न किया, कहीं भी बाघ नहीं मिला। अब तो राजा के पागलपन की सीमा बढ़ती जा रही थी, क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी, और इस क्रोध में वो छोटे छोटे अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर क्या करता था, सस्पेंड कर देता था, जॉब से निकाल देता था। और इतना ही नहीं, उस इलाके का, जिस इलाके का 3 साल का लगान माफ किया गया था, उस इलाके में दीवान साहब को बुला करके कहा कि इस इलाके के लगान को 3 गुना कर दो, यानी 3 गुना कर दो। पहले क्या बात थी कि 3 साल लगान ही नहीं देना, अब क्या बात हुई कि हर साल 3 गुना लगान देना। सोचिए ये राजा दिमाग से कितना पैदल था। दीवान ने समझाया, महाराज ऐसा मत करिए, आपकी राज्य निकल जाएगी हाथ से, प्रजा विद्रोह कर देगी। लेकिन आपने दिनकर साहब की कविता सुनी होगी, पढ़ी होगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी जब आदमी के विनाश का वक्त आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसको किसी अच्छी बात को सुनने के लायक वो रहता नहीं, क्योंकि वो रावण हो जाता है, और रावण के सामने किसी विभीषण की बात नहीं चलती। और राजा ने भी दीवान को ही धमका दिया कि आप ज्यादा होशियार है तो अपने पास रहिए, अगर नौकरी प्यारी है तो चुप रहिए। बेचारा दीवान भी डर गया कि इस बुढ़ापे में कहां जाएंगे, लेकिन वो इतना समझ गया कि राजा के ये पागलपन अगर जारी रहा तो मेरी नौकरी भी जारी नहीं रहेगी, मुझे इस बुढ़ापे में बेरोजगार होना पड़ेगा। था तो वो होशियार, उसने एक बुद्धि भिड़ाई। मद्रास, जिसको अब हम लोग चेन्नई कहते हो, वहां के एक चिड़ियाघर से एक बाघ ले आया रात में चुपके चुपके। आधी रात में उस बाघ को अपने कार के सीट में, और वो बाघ क्या था, चिड़ियाघर का बिल्ली, पालतू।
आधी रात में उसने उसे अपने सीट पर बैठाया, पीछे वाले सीट पर, और पत्नी के साथ वो जंगल चला गया। कौन चला गया जंगल? दीवान। किसके साथ? अपनी पत्नी और उस बाघ को, जिस बाघ को वो पीपुल्स पार्क मद्रास से लाया था। और वो उस जगह चला गया जहां राजा क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। वहां जाकर के उधर थोड़ा सा दूर हट करके उस बाघ को छोड़ दिया। अगले दिन वो बाघ हाजिर हो गया किसके पास? राजा के पास। ऐसा लगा जैसे कह रहा, हुजूर मेरे लिए क्या आदेश है। राजा को तो ऐसा लगा जैसे अंधे को दोनों आंखें मिल गई हो। और देखा, ताव बंदूक उठाई, गोली चलाई, गोली चली, बाघ गिर गया। राजा खुशी से पागल हो गया। राजा तो राजा था, वो तो दिमाग से थोड़ा पैदल था ही। उसको वो क्लियर हो गया कि मैंने बाघ को क्या किया है? मार दिया। अपनी कार पर बैठा और निकल गया अपने राज्य की ओर। और साथियों को, चूंकि राजा था तो उसके साथ शिकार करने के लिए ढेर सारे लोग जाते थे, माने सहयोगी के रूप में, कोई खतरा ना हो। और सैनिक लोग, उन लोगों को कह दिया कि ये मरे हुए बाघ को लेकर के आओगे राज्य में, और खूब गाजे बाजे जुलूस के साथ इसको दफनाया जाएगा। वो निकल गया तो बाकी शिकारी ने नजदीक से जाकर के देखा बाघ को। एक्चुअली बाघ मरा ही नहीं था, वो गोली की आवाज से, उस भयानक धमाके से वो डर के मारे वो क्या हो गया था? बेहोश हो गया था। अब शिकारियों ने आपस में फैसला किया कि अगर इसको जाने दोगे तो क्या प्रमाण लेके जाओगे, क्या कहोगे राजा को? और कह दिया कि आपका निशाना चूक गया, वो भाग गया, तो फिर हम लोगों की भी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी। उन्हीं शिकारियों में से एक शिकारी ने क्या किया? उस बाघ को मार दिया। और उस बाघ को लेकर के वो लोग चले गए। वहां एक बड़ा भव्य जुलूस के साथ मकबरा बनाया गया, उसको दफनाया गया। इसी क्रम में राजा के बच्चे के यानी राजकुमार का तीसरा वर्षगांठ भी आ गया, तीसरा जन्मदिन। इस समय तक राजा अपने इस बाघ मारने वाली जो कार्यकलाप थी उसमें वो इतना ज्यादा व्यस्त था कि अपने राजकुमार को भरपूर नजर से देख भी नहीं पाया था। पहली बार वो सुकून से था, राजकुमार को उसने देखा और तय किया कि मुझे इसको कुछ गिफ्ट देना है। वो गया मार्केट में, अलग अलग तरह के गिफ्ट दिखे। एक गिफ्ट उसको बड़ा ही रेलेवेंट लगा। रेलेवेंट मतलब समयानुकूल, उस समय के हिसाब से सही। और वो क्या था? एक लकड़ी का बना हुआ टैगर। यद्यपि वो टैगर जो था एक नौसिखवे कारपेंटर ने बनाया था, क्योंकि उसको स्मूथ नहीं किया गया, चिकना नहीं किया गया था। लेकिन वो उस टैगर को लेकर के आया, ढेर मोल तोल हुआ। दुकानदार तो बहुत होशियार अपने आप को समझ रहा था। यद्यपि वो था तो 3 आना का, आना समझते 6 पैसा हुआ करता था पुराने समय में। अभी भी कई लोगों को आप 50 पैसा का 8 आना कहते हो इसमें। तो वो क्या कहता है? कौन? दुकानदार। जबकि दुकानदार को लोग लगभग 2.25 आना, यानी मान के चलिए 15 पैसे उसको खर्च हुआ था खरीदने में उस टैगर को। लेकिन उसने क्या कहा? योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज। कहा कि महाराज ये कमाल की चीज है, हस्तकला के एक बेहतरीन नमूना है, 300 रुपये में मैंने खरीदा है। उसको क्या लगा कि महाराज खरीदने आए हैं, 300 बोलेंगे तो 500 मिल ही जाएगा, क्योंकि उनके बच्चे का जन्मदिन है। लेकिन चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। महाराजा ने क्या किया? वो बाघ का जो खिलौना था लिया और क्या कहा कि समझना तुमने गिफ्ट कर दिया। किसको? राजकुमार को। बिना 1 पैसा दिए वो लेकर के चले गए। संध्या के समय पिता पुत्र उस खिलौने के साथ खेलने लगे। उसी में से एक खोंच समझते हैं वो जो कांटा कांटा टाइप का लकड़ी में निकला हुआ रहता, एक खोंच उनके हाथ में घुस गया और
उन्होंने कोशिश की उसको निकालने की, दाहिने हाथ में घुसा था, वो निकालने की उन्होंने कोशिश की, निकाल लिया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा रह गया। नतीजा ये हुआ कि शाम होते दूसरे दिन होते होते वो पूरा हाथ पक गया। चेन्नई से डॉक्टर्स बुलाए गए, मद्रास से डॉक्टर्स बुलाए गए, पूरा हाथ पक गया, सूजन हो गई। डॉक्टर ने उनके हाथ का ऑपरेशन किया। डॉक्टर भी कमाल थे, ऑपरेशन हुआ, परिणाम क्या हुआ ऑपरेशन का? डॉक्टरों ने बाहर निकल के कहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। का ऑपरेशन तो सफल हो गया, लेकिन राजा क्या है, मर गए। क्योंकि वो जो थे कौन, डॉक्टर्स, वो भी इन सारे वहां की सारी प्रजा इस पागल से परेशान था। कहा कि ये तो सफल हो गई ऑपरेशन, और इसलिए ऑपरेशन सफल माना जाए क्योंकि राजा मर गया। इस तरह से कहानी का अंत होता है। आपने देखा कि 100वें बाघ ने ही राजा को मारा, और वो भी 100वां बाघ सजीव नहीं था, वो निर्जीव टॉय टाइगर, खिलौने वाला टाइगर। और इस तरह से ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। लास्ट लेक्चर होगा टाइगर किंग का, उसके बाद नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, ये सब शुरू होगा। राइटिंग स्किल फिर से शुरू होगा अगला सेक्शन से। थैंक्स ऑल ऑफ यू।